हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? और पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है? स्कूल कैसा चल रहा है? और आज जो है हम लोग इस वीडियो में टेंस जो है सीखेंगे, क्योंकि ये जो टेंस है हम लोगों को कम से कम 6 में ही सीख लेना पड़ेगा, और ये हम लोग को कम से कम 12वीं तक अच्छे से सीख लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। और कभी भी हम लोग राइटिंग स्किल जब लिखते हैं कोई भी, तो टेंस का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान वहाँ पे होता है। तो हम लोग को टेंस जो है अच्छे से समय दे के सीखना पड़ेगा, और जितना अच्छा हम लोग टेंस जानेंगे उतना हमारा राइटिंग स्किल अच्छा होगा। तो मैं तो कोशिश करूँगा कि आप लोगों को टेंस का प्रैक्टिस भी करवाया जाए, लेकिन अगर आप लोग ग्रुप को जॉइन करते हैं तो थोड़ा बहुत हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग खुद से करना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग थोड़ा-सा टेंस देखेंगे, और ये 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के बच्चों के काम आएगा, ठीक है? टेंस हमेशा जो है क्लियर रखिए, टेंस में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कौन-सा टेंस जो है कैसे बनेगा, ठीक है? तो टेंस जो है हमेशा आप लोग क्लियर रखिए कि कोई भी सेंटेंस है तो वो कौन से टेंस में है। कई जो ट्रांसलेशन भी जो होते हैं वो टेंस के कारण जो है गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है? हम तो दिमाग में सोच लेते हैं कि ऐसे बनेगा, लेकिन टेंस जो है हम लोग उसमें फिट नहीं कर पाते कि कौन से टेंस में बनेगा, और उसका पूरा ग्रामर जो है उसमें सेट नहीं कर पाते हम लोग। तो आज हम लोग देखेंगे, और दूसरा जो मैं टेंस पढ़ाऊँगा उसमें थोड़ा-सा कॉम्पिटिटिव लेवल का भी जो है थोड़ा-सा हेल्प रहेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल में क्या होता है कि हम लोग जितना भी लिखते हैं तो एरर लेस हम लोगों को लिखना पड़ता है। जो भी एरर होगा वो हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है? तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज टेंस सीखेंगे, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम एरर हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लिख पाएँ, राइटिंग स्किल में हमारी हेल्प हो जाए, ठीक है? दूसरा मेरा ये भी कहना है कि टेंस के साथ-साथ हम लोग वॉइस चेंज भी सीख लेंगे, ठीक है? टेंस के साथ हम लोग वॉइस चेंज भी थोड़ा-सा सीख लेंगे, ताकि एग्ज़ाम में जो वॉइस चेंज आने वाला है वो भी हम लोग कवर कर पाएँ, ठीक है? तो चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है? चलिए आते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टेंस कितने तरह के होते हैं, तो थोड़ा-सा स्पेस मिल जाता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रेज़ेंट होता है सबसे पहला, ठीक है? फिर पास्ट होता है, उसके बाद होता है फ्यूचर, ठीक है? मुख्यतः 3 होते हैं, और 3 के 4-4 भाग होते हैं, ठीक है? मैं उतनी डीपली मतलब उतनी डीप में नहीं जाऊँगा, ठीक है? तो ये सबको पता है कि प्रेज़ेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो सबको हम लोग 4 भागों में डिवाइड करते हैं, तो इतने डीप में हम लोग नहीं जाएँगे। सबसे पहले प्रेज़ेंट जो है उसका पहला भाग हम लोग स्टार्ट करेंगे, ताकि जो है जल्दी-जल्दी हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, हम लोग सीखें भी, और जो हम लोग सीख चुके हैं उसमें समय ना बिताकर नया कुछ सीखें, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको डिलीट कर लेते हैं, और थोड़ा-सा वॉइस का भी हम लोग ये इसमें एडिशन करेंगे, ताकि हम लोग इसको अच्छे से सीख पाएँ और वॉइस भी बना पाएँ। तो सबसे पहले प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट करेंगे, या फिर सिंपल प्रेज़ेंट बोलते हैं, या फिर प्रेज़ेंट सिंपल बोलते हैं। कुछ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको समझ के रखना पड़ेगा। तो ऐसे वाक्य जिनसे पता चले कि कार्य सामान्य रूप से होता है, या फिर वो आदत हो, दिनचर्या हो, या फिर सार्वभौमिक सत्य हो, स्थायी स्थिति हो, या फिर नियमित कार्य हो, ठीक है? तो उस एक्शन को हम लोग क्या करते हैं, प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट में लिखते हैं, या फिर सिंपल प्रेज़ेंट हम लोग बोल सकते हैं, उसमें हम लोग लिखते हैं, ठीक है? तो इसका क्या इंडिकेशन है, हम लोग हिंदी में क्या देखेंगे, ता, ते, ती, ये सब हम लोग को हिंदी में मिलेगा, ठीक है? जाता है, खाता है, पीता है, इस तरह से हम लोग को मिलेगा ये क्रिया का रूप। क्रिया हम लोग सभी जानते हैं, वर्ब, ठीक है? तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि वर्ब किसे कहते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वर्ब से भी कुछ-कुछ चैप्टर कंप्लीट करवा दूँगा, तो आप लोगों को पूरा-पूरा दिमाग में
रहेगा, आप लोगों के दिमाग में रहेगा और ग्रामर आप लोगों का अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक बार ग्रामर अगर आपका अच्छा हो गया तो पूरा का पूरा इंग्लिश आपके कंट्रोल में रहेगा। अगर ग्रामर ही आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इंग्लिश में आप लोग जो है याद भी करेंगे तो उसको अच्छे से प्रेज़ेंट नहीं कर पाएँगे, लिख नहीं पाएँगे, ठीक है? तो इसलिए ग्रामर अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। तो आते हैं हम लोग रूल जो है पहला जो है हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। कोई भी अगर हम लोग आदत को देखें, ठीक है? या फिर दिनचर्या जो हम लोग ऊपर बोल रहे थे या फिर नियमित कार्य, ठीक है? ऐसा काम हो जो हम लोग रेगुलर करते हैं, जैसे उठने का, सोने का, ये सब काम जो होता है, स्कूल जाने का, अगर रेगुलर कर रहे हैं, तो हम लोगों का वो क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेज़ेंट में हम लोग उसको लिखेंगे, ठीक है? जैसे ही गोज़ टू स्कूल एवरीडे, यहाँ एवरीडे से पता चल रहा है कि काम जो है रोज़ हो रहा है, दिनचर्या जो है एक जैसा है, एक्शन जो है हमेशा हो रहा है, पर डे हो रहा है, तो हम लोग उसको सिंपल प्रेज़ेंट में लिखेंगे। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि सिंपल प्रेज़ेंट प्रेज़ेंट में क्या-क्या होता है, ठीक है? लेकिन कुछ एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि सिंपल प्रेज़ेंट में लिखा क्या जाता है। कैसे लिखना है, वो हम लोग अभी चर्चा करेंगे। पहले हम लोग लिख देख लेते हैं कि क्या-क्या हम लोग लिखेंगे, ठीक है? जब हम लोग के पास आ जाए क्या-क्या लिखेंगे, तब हम लोग सीखेंगे कि कैसे-कैसे हम लोग को लिखना है, ठीक है? दूसरा देखिए सेंटेंस, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो रोज़ सुबह उठ जाती है। दे प्ले क्रिकेट एवरी संडे, वो लोग हर संडे को, हर रविवार को क्रिकेट खेलते हैं। आई रीड द न्यूज़पेपर डेली, मैं रोज़ जो है न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। दूसरा क्या है इसमें और ध्यान देने वाली बात है, जब भी कोई सेंटेंस में एवरीडे इन द मॉर्निंग, संडे, डेली, ये सब आए रिपिटेटिव वर्ड, मतलब ऐसा पता चले कि हाँ, हर संडे काम हो रहा है, हर मंडे काम हो रहा है। ठीक है? ठीक है? तो इस तरह का कोई भी इंडिकेशन मिला, तो आप लोग समझ जाइए उसको सिंपल प्रेज़ेंट में लिखना है। ठीक है? ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है इसके लिए, ठीक है? तो उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सिंपल प्रेज़ेंट में कौन-कौन सा इंडिकेशन मुझे मिलेगा कि मैं सिंपल प्रेज़ेंट में उसका एक्शन या फिर वर्ब रखूँगा, ठीक है? उसके बाद अगला है सार्वभौमिक सत्य, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब यहाँ बोलेंगे तो भी सही होगा, अमेरिका में बोलेंगे तब भी सही होगा, आज बोलेंगे तब भी सही होगा, 10 दिन बाद बोलेंगे तब भी वही होगा, ठीक है? तो ऐसा कुछ भी रहेगा तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है। वैज्ञानिक तथ्य क्या होता है? साइंटिफिक फैक्ट जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक तथ्य। जैसे कुछ एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सी, कि पानी जो है 100 डिग्री सी में उबलता है, ठीक है? तो ये वैज्ञानिक सत्य है, वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि 200 डिग्री तक गर्म करते रहे और पानी उबला ही नहीं, ठीक है? तो पानी अगर ऐसा रहेगा तो हमेशा 100 डिग्री में ही उबल जाएगा। दूसरा क्या है, प्राकृतिक नियम अगर कोई होता है तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट में लिखते हैं या फिर हम लोग सिंपल प्रेज़ेंट में लिखते हैं, ठीक है? जैसे द सन राइज़ेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। तीसरा क्या हो गया, बॉयल्स होता है वाटर जो है 100 डिग्री पर ही। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये भी क्या है, एक प्राकृतिक नियम है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये एक तरह से क्या बोल सकते हैं, प्रोवर्ब, ठीक है? कि ऑनेस्टी जो है हमेशा से ही एक अच्छी पॉलिसी रही है, अच्छी नीति रही है। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे, स्थायी स्थिति, ठीक है? परमानेंट स्टेट जिसको बोलते हैं। स्वभाव तथा गुण को व्यक्त करने के लिए, कहावतों को व्यक्त करने के लिए या फिर कहीं से हम लोग कोटेशन लेंगे, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट में लिखेंगे। जैसे हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ही लिव्स इन कोलकाता, ठीक है? ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, माय फादर वर्क्स इन ए बैंक, दे बिलॉन्ग टू ए नोबल फैमिली, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, या फिर फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ठीक है? तो ये सब सारे जो एग्ज़ाम्पल हैं वो परमानेंट स्टेट के लिए है कि वो हिलेगा नहीं, वो उसकी स्थिति वैसे ही रहेगी, ठीक है? कोई भी स्वभाव अगर है वो बताने के लिए, तो ये सब सारा कुछ हम लोग देखेंगे। ये सब सारा आपका किया हुआ है, लेकिन हम लोग थोड़ा-सा करेंगे डीपली इसको, क्योंकि आप लोग इसमें थोड़ा-सा समय देके कीजिए ताकि कोई भी एरर आप लोगों से रह ना जाए, और बाकी जो डिपेंडेंट है टेंस पे, वो भी आप लोगों का क्लियर
रहे, ठीक है। उसके बाद देखिए, भविष्य में निर्धारित कार्यक्रम या शेड्यूल को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। भविष्य में कोई निर्धारित कार्यक्रम है, कोई शेड्यूल है, मतलब भविष्य में वो होगा ही। तो ऐसा भी मतलब बताने के लिए एक्शन हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। जैसे द ट्रेन लीव्स एट 6:30 AM टुमारो, कल सुबह 6:30 बजे ट्रेन छूटेगी, ठीक है, या फिर छूटती है। हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, छूटेगी या फिर निकलेगी, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलने के लिए हो तो काम रहा है भविष्य में, लेकिन हम लोग उसको सिंपल प्रेजेंट में ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये फिक्स है कि 6:30 बजे ही टाइम टेबल उसका है, तो 6:30 बजे ही निकलेगी। उसके बाद द स्कूल रीओपन्स नेक्स्ट मंडे, यहाँ पर भी फिक्स है कि नेक्स्ट मंडे को ही ओपन होगा। द मैच स्टार्ट्स एट 4 PM, मैच 4 बजे स्टार्ट होगा। द बस अराइव्स एट 8 o'clock, बस जो है 8 बजे आएगी। तो ये भी हम लोग देख चुके हैं कि ये जो फ्यूचर का इंसिडेंट होने वाला है, एक्शन होने वाला है, उसका टाइम जो है, उसका जो समय सीमा है वो तय है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी रहेगा जहाँ पे हम लोग चेंज नहीं करेंगे, समय सीमा तय होगा या फिर समय तय होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। उसके बाद देखिए अगला है 5वां, समाचार पत्रों, खेलों की कमेंट्री तथा निर्देश, ये सब भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। जैसे कोहली हिट्स द बॉल फॉर ए 6, बॉल को उसने 6 के लिए मारा। द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन, प्राइम मिनिस्टर ने नेशन को एड्रेस किया। प्राइम मिनिस्टर नेशन को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। फर्स्ट यू ओपन द लीड, पहले तुम लीड को ओपन करो, ठीक है। द टीचर इंटर्स द क्लासरूम, टीचर क्लासरूम में आते हैं, घुसते हैं, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ जो है हम लोग सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। उसके बाद अगला है यदि सब्जेक्ट तीसरे पुरुष, ठीक है, थर्ड पर्सन हम लोग बोल सकते हैं, एक वचन, ही सी इट या सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब के साथ एस या फिर ईएस जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये भी एक नियम है, इसको हम लोग देख लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। इसको और भी डिस्क्राइब करेंगे नीचे हम लोग, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर जो ये क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर रहा, हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर रहता है हम लोग का, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, तो वहाँ पर हम लोग वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लगाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग आगे देखेंगे कि एस और ईएस हम लोग कहाँ लगाएंगे और कब लगाएंगे, ठीक है, किस परिस्थिति में एस लगाएंगे और किस परिस्थिति में हम लोगों को ईएस लगाना है, ठीक है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है द बॉय गोज टू स्कूल, यहाँ पर देखिए ईएस लग गया गो के साथ और यहाँ पर सिर्फ एस लगा, ठीक है। तो नीचे हम लोग आते हैं ऐसा क्यों हुआ है। उसके बाद माई सिस्टर टीचर्स मैथमेटिक्स, मेरी सिस्टर जो है मैथ पढ़ाती है, ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर पे आते हैं हम लोग, वर्ब में एस और ईएस जोड़ने के नियम, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। जिन वर्ब के अंत में ओ सी एच सी एस एच या फिर एस एस एक्स या फिर जेड होता है, ठीक है, उनमें ईएस जोड़ते हैं। जनरली क्या होता है कि जब हम लोग वर्ब के अंत में कभी ओ कभी सी एच खत्म हो, मतलब सी एच से खत्म हो रहा है वो, या फिर एस एच से खत्म हो रहा है, या फिर एस एस या फिर एक्स या फिर जेड से खत्म हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग जनरली ई एस जोड़ते हैं। कुछ कुछ अपवाद आपको मिलेंगे कहीं पे भी, लेकिन जो जनरल नियम है, जो सामान्य नियम है, वो इसी तरह का है। जैसे गो का गोस बना, डू का डज बना, वॉच का वॉचेस बना, ठीक है। देखिए यहाँ पर सी एच है तो ई एस जुड़ गया, ठीक है। वॉश का वॉशेस या फिर पास का पासेस, फिक्स का फिक्सेस, बज का बजेस, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ एग्जाम्पल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। उसके बाद यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, ठीक है, जब ऐसा वर्ब को हम लोग देखेंगे जहाँ पे लास्ट में कॉन्सोनेंट हो कोई और उसके अंत में जो वर्ड है, ये वर्ड के अंत में वाई लेटर है,
तो हम लोग वाई को हटा देंगे और आई ई एस जोड़ देंगे। जैसे कैरी, देखिए यहाँ पर CARR वाई, तो यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट है, और यहाँ लास्ट में क्या है, वाई है, तो हम लोग वाई को हटा देंगे और आई ई एस जोड़ देंगे, कैरीज, ठीक है। स्टडी का स्टडीज, ट्राई का ट्राइज, फ्लाई का फ्लाइज, ठीक है। तो ये सब थोड़ा एग्जाम के लिए दिमाग में रखना है एग्जाम्पल को, ठीक है। और जो जनरल नियम है यही है, और बाकी थोड़ा बहुत अपवाद आपको आगे देखने को मिलेगा, वो भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद थर्ड में क्या आता है, यदि वर्ब के अंत में वोवेल प्लस वाई हो। अभी तो हमने देखा कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई था, लेकिन अब जो है वोवेल प्लस वाई होगा तो हम लोग सिर्फ एस जोड़ेंगे, ठीक है। वोवेल अगर होता है, जैसे यहाँ पे वोवेल मतलब वाई है उसके पहले वोवेल है, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ एस जोड़ेंगे। जैसे प्ले का प्लेस, इंजॉय का इंजॉयस, और बाय का बायस, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग मेनली आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास एक्टिव का रूल है, और यहाँ पे आप लोगों के पास पैसिव का रूल है। आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट किसको बोला जाता है, जो नॉर्मल सा सेंटेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। तो अफर्मेटिव कोई भी सेंटेंस रहेगा तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वर्ब का पहला रूप लिखेंगे, और उसमें एस या फिर यस लगाएंगे ज़रूरत के हिसाब से। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स जो भी रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे। और इसी को अगर हम लोग पैसिव में बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा, इज एम आर उसके बाद आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद ही हम लोग कोई दूसरा वर्ड लिखेंगे, ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पैसिव जब भी हम लोग बनाएंगे हमेशा V3 का प्रयोग होगा। जो भी पैसिव बनाएंगे, जिस भी सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे हमेशा V3 का ही प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए, तो स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब हम लोग आते हैं नेगेटिव अगर रहेगा सेंटेंस तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। नेगेटिव रहेगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लोग लिखेंगे। और वही पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा हमारा, एम, इज, आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड्स जो भी रहेगा वो लिखेंगे। यस नो क्वेश्चन में क्या होगा, डू या फिर डज जो है आगे हो जाएगा, और पैसिव में क्या करेंगे, इज एम आर पहले हो जाएगा। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग डब्ल्यू एच को रखेंगे, उसके बाद डू डज जो भी रहेगा, मतलब यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर सीधा सीधा उतर जाएगा। यहाँ भी वही चीज होगा, डब्ल्यू एच पहले आ जाएगा, और यस नो क्वेश्चन जो ऊपर में हमने देखा स्ट्रक्चर, सेम टू सेम स्ट्रक्चर नीचे आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कुछ कुछ, द टीचर टीचर्स इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर, तो इंग्लिश आ गया पहले, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, ये जो ऑब्जेक्ट था ये हमारा सब्जेक्ट बन गया आगे आके, लेकिन हम लोग इसको ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं, और ये टीचर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट पीछे जाएगा। और इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हम लोग इस एम आर का यूज करेंगे, तो इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगला है द कारपेंटर मेक्स चेयर्स, तो चेयर्स आर मेड बाय द कारपेंटर। अब देखिए चेयर्स हो गया तो यहाँ पर आर हो गया, ठीक है। यहाँ पर सिंगुलर था इंग्लिश तो इज था, तो ये सब चीज भी आप लोग को ध्यान रखना है कि इज होगा कि आर होगा। उसके बाद दे हेल्प द पुअर आर हेल्प्ड बाय देम, ही डज नॉट टीच अस, ठीक है। तो इसका बन गया वी आर नॉट टॉट बाय हिम। तो ये जो एग्जाम्पल है उस नियम, उस स्ट्रक्चर से आप लोग मिलाइएगा कि ये जो है एग्जाम्पल से मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद मिलाइएगा, अगर कहीं भी एरर होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। उसके बाद टू द स्टूडेंट्स राइट लेटर्स, तो इसका हो जाएगा आर लेटर्स रिटन बाय द स्टूडेंट्स। ये एक्टिव पैसिव हम लोग अलग से भी चर्चा करेंगे, अलग से भी बनाएंगे, लेकिन अभी टेंस को सीखने के दौरान भी हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे ताकि दिमाग में घुस जाए।
उसके बाद अगला है विच बुक डू यू रीड, विच बुक इज रीड बाय यू। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रीड होता है, सेकंड भी रीड होता है और थर्ड भी रीड होता है। ठीक है, लेकिन उच्चारण हम लोग रेड कर देंगे। ठीक है, जो हम लोग रेड का करते हैं, जो रेड का करते हैं RED। ठीक है, जो मतलब उच्चारण हम लोग रेड का करते हैं, वही उच्चारण हम लोग रेड का करेंगे। ठीक है, उसके बाद वाई डू पीपल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, तो वाई इज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड बाय पीपल। ठीक है, अब देखिए क्विक रिवीजन के लिए हम लोग अफर्मेटिव अगर कोई भी सेंटेंस रहेगा या फिर स्टेटमेंट रहेगा तो सब्जेक्ट V1 एस या फिर यस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे सी राइट्स ए लेटर, यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब आ गया राइट, उसके अनुसार हम लोग एस या फिर यस लगा दिए सब्जेक्ट को देख के, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर था तो हम लोग देखेंगे कि एस या फिर यस लगेगा, तो यहाँ पर एस लगता तो एस लगा दिया हमने। ठीक है, नेगेटिव हम लोग क्या करेंगे, सी डज नॉट राइट ए लेटर, और इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, डज सी राइट ए लेटर। ठीक है, WH में क्या करेंगे, वाई डज सी राइट ए लेटर। तो WH में हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आप लोग एक बार वीडियो को देखिएगा अच्छे से। ठीक है, कुछ अगर प्रैक्टिस करना हो तो ये हमारा देखिए कुछ कुछ सेंटेंस है, आप लोग बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन से सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये कुछ कुछ सेंटेंस है, मैंने कई बुक से लिया है, ये मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है, ये मैंने अलग अलग बुक से लिया है ताकि आप लोग को अच्छा प्रिपेयर आप लोग कर सके और अच्छे से टेंस आपका रिवाइज हो सके। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस जो है हम लोग का यही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और आगे जो भी टेंस हम लोग को मिलेगा उसका भी हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे और करेंगे, क्योंकि टेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो अच्छे से हम लोग को टेंस को प्रिपेयर करना है और अच्छे से इसको रेडी करना है। तो अभी आज के लिए इतना रहने देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और अच्छे से स्कूल जाइए, पढ़िए और वीडियो को भी थोड़ा शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।